क्या आप जानते हैं कि हज की पहली फ्लाइट कब रवाना होती है और ये सिलसिला कब तक जारी रहता है? कौन सी फ्लाइट्स पहले मदीना जाती हैं और कौन सी जद्दा के लिए मखसूस होती हैं? सिर्फ यही नहीं, रोड टू मक्का क्या है और एयरपोर्ट पर क्या एहतियातें करनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी रवानगी में ताखीर का सबब बन सकती है। पासपोर्ट कहाँ दिखाना है, सामान कहाँ जमा करना है और जहाज में बैठने तक के वो कौन से 7 अहम मराहिल हैं जो हर हाजी को मालूम होने चाहिए। आज की वीडियो में हम हज ट्रेनिंग फाइनल फेज 1 की हज प्रेजेंटेशन सफात नंबर 40 से 76 तक की मुकम्मल गाइड देखेंगे, ताकि आपका सफर हज बगैर किसी परेशानी के शुरू हो सके। आइए बिना वक्त जाया किए वीडियो की तरफ। वेलकम टू द चैनल इल्म का खजाना। आज की ये वीडियो हज ट्रेनिंग के सिलसिले की 5वीं वीडियो है। अगर आपने पिछले 4 हिस्से नहीं देखे तो अभी चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट में चेक करें, या फिर आई बटन में, एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक मौजूद है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान से रवानगी से लेकर एयरपोर्ट के मराहिल और हुज्जाजे मुकद्दस में होटल या बिल्डिंग तक के तमाम मराहिल की डिटेल शामिल है। पाकिस्तान से हज की रवानगी। हुज्जाजे मुकद्दस जाने वाली परवाजों की तरतीब कुछ यूं है कि फ्लाइट की तफसील के लिहाज से हर साल यकुम से 15 जिलकद तक पहली 15 दिन की फ्लाइटें मदीना के लिए रवाना होती हैं और 15 जिलकदा से 3 जिलहज्जा तक की आगे की 15 दिन की तकरीबन फ्लाइटें वो सब जद्दा के लिए रवाना होती हैं। इस साल यकुम जिलकद का 17 या 18 अप्रैल को होना मुतवक्को है। इस बात का इन्हिसार सऊदी अरब में देखे जाने वाले चांद पर मुनहसर है। लिहाजा 17 या 18 अप्रैल से पहली फ्लाइट रवाना होगी, जो कि मदीना के लिए होगी। एयरपोर्ट के लिए क्या हिदायत है? हवाई टिकट पर दर्ज वक्त को अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि फजाई टिकट में वक्त का इंदराज 24 घंटे फॉर्मेट के हिसाब से होता है। परवाज की रवानगी से 4 से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट लाजमी पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले सामान पर सफरी कवायफ नामा लाजमी लगाएं और ANF से चेकिंग के बाद क्लियरेंस का स्टिकर लगवाएं। सामान बुकिंग और इमिग्रेशन की हिदायत। बुकिंग वाले सामान यानी बैग को प्लास्टिक रैपिंग करवाएं। लाइन में लगकर पासपोर्ट और टिकट दिखाकर बोर्डिंग कार्ड हासिल करें। अपने पासपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर से तस्वीर खिंचवाकर मोहर लगवाएं। दस्ती सामान यानी हैंड कैरी के अलावा बड़ा बैग यानी लगेज को बोर्डिंग करवाते वक्त जमा करवा दें। मदीना जाने वाले हुज्जाज एहराम ना बांधें, अलबत्ता जद्दा जाने वाले हुज्जाज एहराम एयरपोर्ट पर ही बांध लें, क्योंकि उनका मीकात दौराने परवाज आएगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट क्या है? रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की सहूलत इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर मैसर है, ताहम वजारत लाहौर एयरपोर्ट पर भी इस सहूलत के लिए कोशा है। आप पाकिस्तान के किस एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपके शहर के दूसरे आज़मीन भी आपसे राब्ता कर सकें और आप मिलकर सफ़र की तैयारी कर सकें। अगर आपको रोड टू मक्का प्रोजेक्ट या एयरपोर्ट के किसी भी मरहले के बारे में कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट्स करें, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इस स्कीम के तहत सफर करने वाले हुज्जाज की दोनों इमिग्रेशंस पाकिस्तान में ही होंगी और वो सऊदी एयरपोर्ट पर जहाज से उतरकर सीधे बसों में रवाना होंगे। यानी सऊदी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की तकलीफ उनको नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इतनी देर लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। सिर्फ वो अपना पासपोर्ट दिखाएंगे और स्टैम्प लगवाएंगे और बसों में रवाना हो जाएंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आपकी दोनों इमिग्रेशंस पाकिस्तान में ही हो जाएंगी। इमिग्रेशन के बाद मुताल्लिका गेट नंबर के पास वेटिंग लाउंज में इत्मीनान से इंतजार करें। सफरी कागजात यानी पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, टिकट, टीके का सर्टिफिकेट संभाल कर हैंड कैरी में रख लें। इनमें से कोई भी चीज एयरपोर्ट पर छूट गई तो सऊदी एयरलाइन में बहुत परेशानी होगी। दौराने परवाज हिदायत मिलने पर आपको जहाज में सवार होना होगा। जहाज में बहुत छोटे से कमोड होते हैं, उसको एहतियात से इस्तेमाल करें।
कमोड में कपड़ा पत्थर ना डालें और गंदगी ना फैलाएं। पाकिस्तान से जद्दा या मदीना का सफर तकरीबन 5 घंटे तक का होगा। प्रवास के दौरान तलबिया पढ़ते रहें और मनासिक हज का मुताला करते रहें। लेकिन जो मदीना के लिए जाएंगे वो एहराम नहीं बांधेंगे। मदीना एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचेंगे इमिग्रेशन हॉल में आना और पोलियो के कतरे पीना पड़ेगा। सामान को वसूल करने के बाद स्टाफ के हवाले करना होगा। खुद्दामुल हुज्जाज आज़मीन हज को बस में सवार कराएंगे और मकतब के नुमाइंदे हुज्जाज से पासपोर्ट ले लेंगे। उस वक्त ये एहतियात करनी है कि सिर्फ पासपोर्ट देना है, उसमें मौजूद सारे कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है। खास तौर पर ख्याल रखें कि पाकिस्तान से जाते वक्त ही अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स बशमूल पासपोर्ट के और तमाम हज कार्ड्स वगैरह की 5-6 कॉपीज करवा के 5-6 सेट अपने हर बैग में और अपने हैंड कैरी में और अपने गले के पर्स में भी डालकर रखें, क्योंकि पासपोर्ट वहां ले लिया जाएगा और इसकी कॉपीज अगर आपके पास होंगी तो आगे आपके काम आएंगी सिम वगैरह लेने में। बस में जैसे ही आप सवार होंगे हाजी कैंप से मिलने वाले गले वाले कार्ड की स्कैनिंग होगी। आपका सामान आपकी रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया जाएगा। पहली परवाजें चूंकि मदीना होंगी तो मदीना में आपकी होटल में आपका सामान पहुंच जाएगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सफर करने वाले हुजाज इमिग्रेशन के मराहल से गुजरे बगैर बराह रास्त बसों में सवार होंगे। रिहाइश गाह पर खुद्दामुल हुज्जाज रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे और हुज्जाज को कमरों की चाबियां मुहैया करेंगे। सामान वसूली के बाद मुख्तस करदा कमरे में तशरीफ ले जाएं। कुछ देर आराम के बाद खुद्दामुल हुज्जाज की रहनुमाई से मस्जिद नबवी सलाम के लिए हाजिरी दें। तवील दौरानिया वालों के लिए मदीना में कयाम 8 दिन का, जबकि मुख्तसर दौरानिया वाले 3 दिन कयाम करेंगे। बाज़ औक़ात कुछ हुज्जाज का सामान अपनी मुताल्लिका रिहाइश गाह पर नहीं पहुंच पाता। ऐसी सूरत में सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। एहतियात ये करें कि घर से निकलते वक्त ही अपने सामान पर मखसूस रंग की रिबन या कपड़ा जरूर लगा लें, उससे पहचान में आसानी होती है। सामान गुम होने की सूरत में शिकायत दर्ज करवाएं और इंतजार करें। मुताल्लिका अमला जल्द इस जल्द आपका सामान आप तक पहुंचाएगा। खाने के औकात को मद्देनजर रखें। रश की सूरत में नज्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें। मदीना मुनव्वरा से मक्का रवानगी। मक्का रवानगी शेड्यूल के मुताबिक होगी, जिसकी लिस्ट आपकी बिल्डिंग पर आवेजा कर दी जाएगी। बैग की पहचान के लिए सफरी कवायफ नामा जरूर लगाएं। शेड्यूल की पाबंदी करें ताकि बसों की रवानगी में ताखीर ना हो। मस्जिद जुल्हुलैफा अबियार अली में उम्रा की नियत और नवाफिल की अदायगी के लिए रुकना होता है। उतरते वक्त बस का नंबर और महलो वकूफ जरूर नोट कर लें, वरना आप मस्जिद से जब बाहर निकलेंगे तो आपको बस मिलना मुश्किल हो जाएगी। सफर का दौरानिया 8 से 10 घंटे होता है, लिहाजा सब्र का मुजाहरा करें। हरमैन ट्रेन में सफर की सूरत में एहराम मदीना मुनव्वरा से रवानगी से कबल पहन लें, क्योंकि ट्रेन में पहनना मुश्किल होता है और ना ही वहां पर कोई जुल्हुलैफा या मीकात आपको मिलेगा, इसीलिए आप मदीना से निकलने से पहले ही पहन लें। अब अगर आपकी फ्लाइट 15 दिन के बाद की है तो आप डायरेक्ट जद्दा जाएंगे। जद्दा जाने वाले आज़मीन के लिए ज़रूरी है कि वो एहराम पाकिस्तान से ही बांध कर जाएं। नफल भी पाकिस्तान में या एयरपोर्ट पर या अपने घर पर पढ़ सकते हैं। अलबत्ता नियत जहाज़ उड़ने के बाद करनी चाहिए, यानी मीकात से पहले पहले नियत करनी होगी, क्योंकि उनका जाते ही पहला काम उम्रा करने का होगा। एक और बात अहम है, उसको भी नोट कर लीजिए कि हज तमत्तो करने वाले यहाँ से उम्रा की नियत करके जाएंगे, हज की नियत नहीं करेंगे। जाते ही उनको उम्रा करना होगा, फिर एहराम खुल जाएगा और फिर हज के दिनों में हज की नियत करनी होगी। एयरपोर्ट के बाकी तमाम मराहिल तकरीबन सेम होंगे जैसा मदीना की फ्लाइट वालों के लिए थे। मसलन जहाज से उतरकर बसों में सवार होना, एयरपोर्ट पर बसों से उतरकर टर्मिनल में दाखिल होते हुए पोलियो के कतरे पीना, एयरपोर्ट पर छोटे हॉल में इंतजार के बाद बड़े इमिग्रेशन हॉल में जाना, फर्श पर लगी सुर्ख लाइन के पीछे कतार बनाना, बारी आने पर इमिग्रेशन करवाना यानी फिंगरप्रिंट्स, तस्वीर और दखूल की मोहर लगवाना।
جدہ ایئرپورٹ پر کسٹم ہال میں اپنے سامان کی سفری کوائف نامہ دیکھ کر شناخت کریں۔ کسٹم والے تمام سامان کو اسکینر مشینوں سے گزاریں گے۔ سامان میں ممنوع اشیاء کی موجودگی کے شبہ کی صورت میں سامان کھولا جا سکتا ہے۔ اسکیننگ کے بعد آپ کا بڑا بیگ جمع کر لیا جائے گا۔ جیسے مدینہ والوں کے لیے ہوا تھا ویسا ہی جدہ والوں کے لیے بھی ہوگا، اور یہ سامان آپ کی قیامگاہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ آپ کو اس کو اٹھانے کی زحمت نہیں کرنی ہوگی، وہاں پہنچتے ہی آپ کو آپ کا سامان مل جائے گا۔ دستی سامان اپنی نگرانی میں بس میں رکھوائیں۔ خدام الحجاج کی مدد اور رہنمائی سے بسوں میں بیٹھیں تاکہ آپ صحیح بس میں بیٹھ سکیں۔ ایئرپورٹ سے مکتب کا نمائندہ پاسپورٹ جمع کر لے گا، جیسے مدینہ والوں کا کیا تھا۔ ہوائی جہاز کی واپسی کا ٹکٹ، ویزا کی کاپی اور بورڈنگ کارڈ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ پاسپورٹ کے ساتھ جمع نہ کروائیں ورنہ وہ کھو سکتا ہے اور پھر آپ کو مشکل ہوگی۔ جدہ والے جب جدہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے تو تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد بس پہلی چیک پوسٹ پر رکے گی۔ یہاں سے کچھ فاصلے کے بعد حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ بسیں آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ کی رہائش گاہ پر لے جائیں گی۔ مکتب کا عملہ آپ کو شناختی بریسلٹ مہیا کرے گا۔ رہائش گاہ آمد پر خدام الحجاج رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے۔ نظم و ضبط اور صبر کے ساتھ کمروں کی چابیاں وصول کریں۔ آرام کرنے کے بعد گروپ کی شکل میں عمرہ کے لیے روانہ ہوں۔ مدینہ سے بھی جب مکہ جائیں گے تو وہ لوگ بھی تھوڑی دیر آرام اپنے روم میں کریں گے اور پھر اس سے بعد عمرہ کریں گے۔ ایک بس میں زیادہ مکاتب کے حجاج ہونے کی صورت میں وقت لگ سکتا ہے، لہٰذا تحمل کی درخواست ہوتی ہے۔ بعض اوقات حجاج کرام غلطی سے کسی اور حاجی کا سامان اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی آپ بلڈنگ میں موجود عملے سے رابطہ کریں۔ مدینہ منورہ میں حجاج کی رہائش ہوٹلز جبکہ مکہ مکرمہ میں بلڈنگز میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رہائش کے معیار میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق حقیقت پر مبنی ہے اور انتظامیہ کے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ حجاج اکرام سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں تحمل اور تعاون کا مظاہرہ کریں۔ وزارت مذہبی امور مکہ مکرمہ میں حجاج کے لیے سعودی منظور شدہ تقریباً 250 عمارات کا انتظام کرے گی۔ مختلف عمارات میں معیار کا کچھ نہ کچھ فرق ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ حجاج کرام سے گزارش ہے کہ اپنی مختص کردہ عمارت میں صبر و تحمل کے ساتھ قیام کریں۔ مکہ مکرمہ کی عمارت میں پاکستانی حجاج کو مرد اور خواتین کی بنیاد پر علیحدہ علیحدہ کمروں میں رہائش دی جاتی ہے۔ دستیابی کی صورت میں وزارت فیملی رومز 4 سے 6 حجاج کی سہولت مکہ مکرمہ میں فراہم کر سکتی ہے۔ تمام عازمین کو پاکستان میں ہی کمپیوٹرائز طریقے سے کمروں کی الاٹمنٹ کر دی جاتی ہے، لہٰذا انتظامیہ سے تعاون کریں کیونکہ وہ اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ مکہ مکرمہ میں حجاج کی رہائشی عمارتیں سارا سال بند رہتی ہیں، لہٰذا کسی شکایت کی صورت میں عملے سے رابطہ کریں۔ بلڈنگ کا نمبر اور محل وقوع وغیرہ نوٹ کر لیں کیونکہ عمرہ سے واپسی پر عموماً حجاج واپسی کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ رش کے باعث لفٹوں میں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا نماز کے لیے وقت سے پہلے نکلیں۔ کھانا ملنے کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، لہٰذا کھانے کی عدم دستیابی سے بچنے کے لیے وقت کی پابندی کریں۔ مختلف ذائقوں کے مطابق کھانا مہیا کرنا ممکن نہیں، لہٰذا حجاج تعاون کریں۔ روٹی پاکستان سے مختلف ہوتی ہے اور اکثر گرم روٹی ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب بلڈنگ سے حرم تک کے ٹرانسپورٹ کا نظام۔ مکہ مکرمہ میں عمارتوں کو مختلف سیکٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر سیکٹر کی بس الگ ہوتی ہے۔ سیکٹر کے بس اسٹاپ سے 24 گھنٹے حرم کے لیے بسیں بلا معاوضہ دستیاب ہوں گی۔ بس کے سامنے سیکٹر اور بلڈنگ نمبر درج ہوتا ہے۔ بسیں حرم کے قریب کچھ فاصلے پر بس اسٹاپ پر اتاریں گی۔ سعودی حکومت کی ٹرانسپورٹ سروس سیپ کو حرم تک پہنچائے گی، یعنی آپ کو 2 بسیں بدلنی ہوتی ہیں۔ شٹل ٹرانسپورٹ میں عشاء، فجر اور جمعے کی نمازوں کے بعد بہت رش ہوتا ہے، لہٰذا بزرگ اور فیملی والے حجاج کچھ دیر انتظار کے بعد حرم سے نکلیں۔ راستہ بھولنے کی صورت میں پاکستانی خدام الحجاج
اور حرم گائیڈ یا پاک حج ایپ کا استعمال کریں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ 5 ذی الحجہ سے 14 ذی الحجہ تک سعودی حکومت تمام ممالک کی مہیا کردہ ٹرانسپورٹ بند کر دیتی ہے، لہٰذا جتنے عمرے کرنے ہوں اس سے پہلے کر لیں، اس کے بعد حج کے لیے روانہ ہونا ہوتا ہے۔ یہ معلومات بہت سے بزرگ عازمین کے لیے نئی ہو سکتی ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو اپنے ان تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو اور خاص طور پر حج کے واٹس ایپ گروپ کے ساتھ شیئر کریں جو اس سال حج پر جا رہے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی پریشانی دور کر سکتا ہے۔ ہماری حج ٹریننگ سیریز کا اگلا حصہ پارٹ 6 بہت ہی اہم ہے، جس میں ہم حج کے دوران طبی سہولیات اور علاج پر بات کریں گے۔ وہ ویڈیو مس نہ کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقدس سفر کو آسان بنائے اور آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔